राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। एक ऐसा दल जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, जिसके अगले साल 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और बीजेपी के 40 वर्ष पूर्ण हो गए इस साल 6 अप्रैल 2024 को। क्योंकि बीजेपी का फाउंडेशन दिवस जो होता है, यानी जो बीजेपी का स्थापना दिवस होता है, वो 6 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग बीजेपी के 40 साल भारतीय राजनीति में एज ए एक पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट हो गए। तो इस हिसाब से और संगठन और कार्यकर्ताओं की संख्या के अनुसार देखें तो बीजेपी देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने बिना किसी राष्ट्र विरोध के, बिना किसी ऐसे राष्ट्र का अहित करते हुए अपने आप को खड़ा किया और राष्ट्र के हित के लिए हमेशा कार्य किया, हमेशा राष्ट्र की बात की, हमेशा एक ऐसी विचारधारा की बात की जो देश को आगे ले जाने के लिए, देश को एक प्रथम पंक्ति में खड़ा करने के लिए आवश्यक है। हम ऐसे राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी इस संगठन को, इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। ठीक है। और आज भारतीय राजनीति की जो फलक पर, या कह लीजिए भारतीय राजनीति के पटल पर एक बहुत बड़ा नाम है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति का सबसे चमकता हुआ सितारा और देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वो पार्टी, ऐसी पार्टी जो अपने शुरुआती दौर में, जब कभी ये भारतीय जनसंघ और उसके बाद फिर जनसंघ हुई, फिर ये भारतीय जनता पार्टी बनी, तब 2 मात्र लोकसभा सदस्य हुआ करते थे इनके। वहाँ से ये पार्टी शुरू हुई और देश की सबसे बड़ी, मौजूदा तत्काल समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को विचारधारा के रूप के पटल पर और देश के विकास के पटल पर और देश के जो मूल मुद्दे हैं उनके पटल पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए आज देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना। वर्ष 1984 में बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 2। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्ष 2014 में बीजेपी के पास सीटें हो गई 282। उसके बीच में भी बीजेपी की 3 बार सरकार बनी केंद्र में ही, जिसमें अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए और एक बार 5 साल के लिए। अटल जी जैसा नेता सोचना तो क्या, उनके जैसा व्यक्तित्व तो होना ही मुश्किल है। क्योंकि जिस समय अटल जी ने सरकार चलाई थी उस समय लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 29 दल एक संगठन के रूप में, जिसके बाद एनडीए का निर्माण हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसका निर्माण हुआ। तो जो अटल जी ने सरकार चलाई थी वो सरकार थी 29 राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चलने की। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 29 राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना, वो भी अलग अलग विचारधारा के लोग, जो केवल और केवल आपके साथ इसलिए खड़े थे कि उनका स्वयं का कुछ राजनीतिक स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ था। ठीक, उस स्तर से उठ के आज पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के रूप में देश में पिछले 2 टर्म में सरकार पूरे कर चुकी है और तीसरा टर्म चल रहा है जिसमें सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ठीक, शुरुआत में पार्टी अपनी विचारधारा लोगों को समझाने में असमर्थ थी, लोगों को अपनी विचारधारा समझाने में अक्षम थी।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कालांतर में बीजेपी ने अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा का विस्तार किया और लोगों को बताना और समझाना शुरू किया कि उनके वास्तविक मुद्दे क्या हैं और मौजूदा तत्कालीन केंद्र सरकार किस प्रकार का आचरण इस देश के साथ कर रही है। जब लोगों को यकीन हुआ और उनको समझ में आया कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, लोग उससे जुड़ना शुरू हुए। ठीक है, हिंदुत्व का समर्थन करते करते लोग हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जुड़ना शुरू हुए और जैसे जैसे विचारधारा बीजेपी की लोगों तक पहुंची, उनको राष्ट्रवाद की छवि बीजेपी में दिखने लगी और व्यवहारिक रूप में भी बीजेपी अपनी विचारधारा को और जोर शोर से प्रस्तुत करने लगी, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। सेकुलरिज्म से अपने आप को दूर रखा। क्यों? सेकुलरिज्म एक ऐसा चोला था जिसको ओढ़ने के बाद राष्ट्रहित और देशहित एक तरफ हो जाता है। केवल और केवल सेकुलरिज्म के नाम पे देश में एक नंगा नाच होता है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है और वो अब से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, तब लोग समझने लगे कि यह एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। ऐसे ही धीरे धीरे बीजेपी ने 2 लोकसभा सदस्यों से अपना सफ़र शुरू किया और इमरजेंसी, उस दौरान इमरजेंसी भी लगी जिसमें आरएसएस पे भी रोक लगी और किसी न किसी रूप में बीजेपी को भी बैक फुट पे ले जाने की कोशिश हुई। लेकिन ये सब उस दौर की चुनौतियों को, उस दौर के जो संघर्ष उसको करते हुए पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया और अटल जी के टाइम में 3 बार और फिर 2014 में 282 अकेले बीजेपी ने लोकसभा सदस्य अपने प्राप्त किए 2014 में और उसके बाद एक पूर्ण गठबंधन वाली, मतलब माफ़ कीजिएगा यहाँ मैं गठबंधन का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। गठबंधन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कभी भी अपने राजनीतिक सहयोगों को स्वयं नहीं छोड़ा, उसके राजनीतिक सहयोगियों ने उसे छोड़ा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपने राजनीतिक सहयोगियों को नहीं छोड़ा और उसका जीता जागता उदाहरण है 2014 और 2019। इन दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ थी, फिर भी उसने अपने जो अलाइज हैं उनको दूर नहीं किया, उनसे किसी प्रकार का संबंध विच्छेद नहीं किया, लेकिन अलाइज ने खुद सत्ता के चलते हुए, सत्ता के लालच के चक्कर में बीजेपी से अपना किनारा कर लिया। और हमेशा फिर इमरजेंसी के बाद मुद्दा आया राम मंदिर का, जिस आंदोलन को पकड़कर बीजेपी में एक नई ऊर्जा की, कह लीजिए कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसके अंदर एक नई ताकत आई, उसके अंदर एक नए आंदोलन के रूप में एक विचारधारा ने जन्म लिया कि मंदिर हमें ही बनाना है। इस मंदिर का, जो राम मंदिर था, उसका निर्माण करने के लिए बीजेपी ने अपने आप को इस प्रकार संकल्पित किया कि देश के बहुसंख्यक समाज ने उसे मंदिर निर्माण के लिए चुना है और देश में मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया और उसका रिजल्ट था कि जो पार्टी 2 से शुरू हुई थी वो राम मंदिर और भगवान के नाम पर बढ़ते बढ़ते 303 तक पहुंच गई। इस नारे के साथ जब बीजेपी पूर्ण रूप से राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पे लोगों के साथ खड़ी हो गई, उस विचारधारा के साथ खड़ी हो गई, तो उसके बाद 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने देश को अपनी सेवा प्रदान की। बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में अटल जी ने अपनी सेवा प्रदान की। उसके बाद 2014 में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया और देश को एक नए, कह लीजिए कि देश को एक नई व्यवस्था के साथ जोड़ा, डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ा। लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाए।
लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, बैंक खाते खुलवाए। लोगों के घर में पेयजल की व्यवस्था जो हुआ करती थी उसका एक तरीके से पुनरुद्धार, पुनर्जीर्णोद्धार, या कह लीजिए कि उसका एक रिसाइकलिंग करके लोगों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया। और बहुत से लोगों को रहने के लिए मकान दिए, राशन दिया, सब कुछ किया। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी ने एक उसके साथ नारा दिया। वो नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि नई नई जीत थी, नया नया जीत का जश्न था। और फिर 2 या 3 साल बाद ही देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक, हाँ, मैं यहाँ पे एक करेक्शन आपको और कर दूँ, पीछे मुझसे कुछ गलती हुई, उसके लिए आपका करेक्शन कर दूँ। पहले ये भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, फिर जनता पार्टी हुई, उसके बाद ये बीजेपी बनी। ठीक, ये मुझसे, मैं जनसंघ ही बोल गया था दोनों जगह। तो पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी हुई, और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि 2 से 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के रंग को स्वीकार किया, या कह लीजिए बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार किया, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ठीक, ये सिलसिला केंद्र में दूसरी बार भी और फिर तीसरी बार भी, जिसके रूप में आज हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल चला रहे हैं। राज्य में दूसरी बार भी यही लहर जारी रही, और दूसरी बार भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन आज हम इन सब उपलब्धियों की बात करने नहीं जा रहे हैं, ना ही हम ये बात कर रहे हैं बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे वो 2 से 303 आए और फिर 240 हो गए। आज हम बात करेंगे कि वो 303 तक तो ठीक था, लेकिन 240 कैसे हुए। हालांकि मैं एक जनसामान्य, जनसाधारण, एक आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ। सत्ता को चलाने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। उनके सामने कुछ बोलने की मेरी अपनी खुद की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन मैं एक जनमानस के विचारधारा, एक जनमानस क्या सोचता है, एक जनमानस के मन में अपनी पार्टी, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ अपनी पार्टी, यानी हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी के लिए उसके मन में क्या भावना होती है, मैं उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो बीजेपी को एक तरीके से यहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या उसकी आलोचना करने जा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कि बीजेपी से मेरा कोई राग द्वेष है या मैं सेकुलर हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सेकुलर नहीं, मैं अपने आप को कम्युनल कहना पसंद करूँगा। क्यों? जब मैं अपने लोगों की बात करूँगा, हिंदुत्व की विचारधारा की बात करूँगा, तो मुझे वही हिंदुत्व की विचारधारा फलती है, मुझे वही पसंद है, मुझे सेकुलरिज्म का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं सिर्फ उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि 2024 में वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया। आपने दिल खोल के, मैं जानता हूँ, मैं आपकी नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं आपको किसी प्रकार का ब्लेम कर रहा हूँ मोदी जी, ये मेरी हैसियत नहीं है, ना मेरी क्षमता में है। क्योंकि आपकी इंटीग्रिटी पे शक करने का मतलब है व्यक्ति को अपने ऊपर शक करना, व्यक्ति की स्वयं की आस्था, स्वयं के विश्वास पे शक करना। आप एक रोल मॉडल हैं, आप पूरे हिंदुत्व की विचारधारा के एक मशाल लेकर जिसको चलने वाला मार्गदर्शक कहते हैं, आप वो हैं। और आपकी ही छवि लोग योगी जी में देखते हैं, तो उनको भी उसी हिसाब से लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात 2024 के इलेक्शन में काम नहीं आई मोदी जी। इस बात ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसने ही सबसे बड़ा धोखा पैदा किया। और कहीं ना कहीं आपका जो कोर वोटर है, हिंदुत्ववादी विचारधारा का जो समर्थक है, उसको इस बात ने टीस पहुंचाई कि जो लोग कभी आपके थे ही नहीं, जो लोग आपको किसी रूप में पसंद ही नहीं करते, जो लोग इस विचारधारा से चलते हैं कि भले ही गली का कुत्ता बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाए
तो वो गली के कुत्ते को वोट दे देंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। यानी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, भले ही गली का कुत्ता खड़ा हो जाए उसको वोट दे देंगे। यहाँ पे मेरा मसला वाकई किसी इंसान से नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कुत्ते का मतलब, मेरा मतलब कुत्ता ही है कि अगर कोई जानवर भी खड़ा हो जाएगा तो वो आपको हराने के लिए उस जानवर को लोकसभा में भेज देंगे, लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये कर रहे हैं, और ये कितना नुकसानदायक सिद्ध हुआ या होगा मैं नहीं जानता कि आप इसके साथ साथ अपनी क्या रणनीति लेके चल रहे हैं, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। देश को आप अग्रणीय विकसित देशों के साथ अग्रणी श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, ये आपकी विचारधारा से बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी प्रदेश को देश में सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनकी भी विचारधारा पे हमें कोई शक नहीं है, उनकी भी विचारधारा से हर व्यक्ति प्रभावित है। उनकी कानून व्यवस्था, उनके राज्य की जो एक मुख्यमंत्री को राज्य चलाने के लिए एक उसकी प्राथमिकता होती है या उसकी वरीयता होती है, उसमें वो किसी प्रकार से दूसरे नंबर पे नहीं है, प्रथम नंबर पे ही है। लेकिन सिर्फ बात आती है कि हम क्यों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई हम पे विश्वास ही नहीं कर रहा तो हम उसका विश्वास हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में एक बहुत लंबी लकीर खींच दी गई कि हिंदू और मुसलमान, आप जिस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे, आप जिस बीच के भेदभाव को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही लकीर 2024 में बहुत गहरी खींच दी गई कि हर व्यक्ति को समझ में आ गया कि कौन किसके साथ है। और दुनिया, हम 2024 के चुनाव का जो परिणाम है उसने एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश पूरे भारत को और पूरी दुनिया को दिया, जिसे समझने वाले समझ गए, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आया जिनको वास्तविकता में समझना चाहिए था। और अगर समझ कर समय पर विरोध किया होता तो गुलामी की जो बेड़ियां हमने 15 साल झेली, 1500 साल माफ़ कीजिएगा, वो हम नहीं झेलते। यानी जिन लोगों को समय पे आवाज़ उठाना चाहिए था, जिन लोगों को इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए था, अगर समय पे उन लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो शायद ना मुग़लों का शासन इस देश में हुआ होता और ना अंग्रेज ही इस देश में अपना शासन कर पाए होते। लेकिन फिर भी ये ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए था, और इस दोनों हाथों में लड्डू लेने का परिणाम ये हुआ कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का खामियाजा आने वाली नस्लों ने भुगता, और वही परिणाम, वही पुनरावृत्ति आज भी हो रही है जिसका परिणाम आने वाली नस्लें भुगतेंगी। देश में मुसलमान के अंदर टू नेशन थ्योरी को इस तरीके से बसा दिया गया है कि अगर बीजेपी का राज इसी तरीके से स्थापित रहा तो इस देश को मुसलमान के लिए सबसे बड़ा नर्क होने वाले नर्क के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे परे है कि इस देश से ज़्यादा सुरक्षा, इस देश से ज़्यादा सम्मान मुसलमानों को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पड़ोसी देश चीन का हाल सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलेगा चीन पे। क्यों? क्योंकि वो इनको जूते की नोक पे रखता है और हम इनको सर आँखों पे बिठा के रखते हैं, इसलिए ये लोग हमें गलत साबित करने में लगे हुए हैं। आज सरकार आज किस प्रकार की मना स्थिति में है, इसको हमें बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, और हमारे अलावा क्या आप लोग खुद इस चीज़ का बहुत बेहतर एनालिसिस कर रहे होंगे, और आपसे ज़्यादा वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर इस देश में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दिमागी उठापटक गणित
को लगाकर वो गजवाए हिंद को इस देश में हर तरह से स्थापित करना चाहते हैं। सरकार खुद जानती है कि जो एजेंडा लेकर वो चल रही है वो एक साथ सबका विश्वास ये नहीं चल पाएगा। और इस बात को जब हम जैसा आम नागरिक, बिल्कुल सामान्य नागरिक, मोदी जी हम बिल्कुल सामान्य नागरिक हैं, कोई बहुत बड़े विचारक या वो नहीं है, लेकिन एक सामान्य नागरिक जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे, आपकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी, लेकिन मोदी जी विचार कीजिए कि अगर ये लोग कब का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन इनका संख्या बल मजबूत होगा। आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, उस दिन ये सबका साथ सबका विश्वास नहीं पूछेंगे, ना ये इस बात को पूछेंगे कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। और जो साथ में भी होगा और ये संख्या बल में अधिक होंगे तो उसको भी ये बाहर का रास्ता दिखाएंगे और अपना जो इनका एजेंडा है गजवाए हिंद का, उसको पूरा करने के लिए अगर कत्लेआम भी करना पड़ा तो उसको करने से चूकेंगे नहीं। आज देश में एक अंदर ही अंदर ऐसा उबाल बना हुआ है कि जैसे बीजेपी इस देश में रह रहे मुसलमानों के खौलते हुए तेल में डालने के लिए कढ़ाई तैयार कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी एक सदस्यता अभियान शुरू किया 2 सितंबर से। उस सदस्यता अभियान में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमें 5 लाख अपने मुस्लिम सदस्य बनाने हैं। मोदी जी क्या ज़रूरत है आपको 5 लाख मुस्लिम सदस्यों की? क्या देश की 90 करोड़ हिंदू आबादी आपको अपना नहीं मान रही है? या आप भी ये मान के चल रहे हैं 2024 के इलेक्शन में जो 240 सीटें आईं उसमें केवल हिंदू का योगदान नहीं था? अगर आप ऐसा मान रहे हैं, पूरे बीजेपी संगठन की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग आरएसएस, जो आपकी एक तरीके से गार्जियन हैं या आपकी पेरेंट हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। क्यों उनको समझ में नहीं आया कि नीचे बात क्या चल रही है? क्यों आरएसएस ये बात समझाने में या ये बात समझने में विफल रही कि जिस घर में 5 सदस्य हैं उसमें केवल 2 लोगों की पर्ची आती है चुनाव में वोट डालने के लिए, 3 लोगों की पर्ची नहीं आती है? क्यों? और आरएसएस ने पहले से ही एक कैंप या कह लीजिए एक मीटिंग या कह लीजिए एक प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये जताने की कोशिश नहीं की कि आप अपना वोट चेक कीजिए और अगर आपका वोट नहीं है तो उसको बनवाइए। आरएसएस ने ये कोशिश क्यों नहीं की? और उसके साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि यदि आपका वोट नहीं बना हुआ है तो कैंप लगा हुआ है, आप जाकर अपना वोट चेक कराइए कि आपका वोट है नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसा राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो मोदी जी इस इलेक्शन में वही हुआ है कि सरकार तो आपकी थी लेकिन सिस्टम उनका था। जिन घरों में 5 से 7 सदस्य हैं, 2 या 3 लोगों की पर्ची आती है और बाकी लोगों की पर्ची नहीं आती है। और ये तो आपको खूब पता है कि हिंदू कितना आराम पसंद व्यक्ति है, उसको पर्ची घर बैठे चाहिए, वो नहीं जाएगा कहीं पर्ची लेने। तो ये तो आप जानते थे ना, आपके कार्यकर्ता भी जानते थे, आरएसएस वाले भी जानते थे। तो क्यों नहीं कैंप लगवा के उन वोटों का निरीक्षण करवाया कि कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है और कितने लोगों का नाम नहीं है? और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जितने भी लोग थे, जहां पोलिंग बूथ पर 10 लोग हिंदुओं के हैं तो 50 लोग मुसलमानों के, उनके सबके यहाँ पर्चियाँ पहुँच गई। कैसे पहुँच गई? ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, जिसको आप लोग और आपके पेरेंट आरएसएस समझना और इसके एवज में जो उन्हें काम करना था वो करना भूल गए। हिंदू ने आपको धोखा नहीं दिया, धोखा दिया उस सिस्टम ने जो आज भी लेफ्टिस्ट लोगों के लिए काम कर रहा है। ना हिंदू ने धोखा दिया और ना आपका जो कोर वोटर है उसने आपको धोखा दिया। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम लोगों ने आपको 240 पे लाके खड़ा किया, तो ये आपकी गलत फहमी है। हम लोगों ने कोशिश की
और पूरी ईमानदारी से आपको सत्ता में लाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आपके पास 240 सीटें मौजूद रहीं। हमने इस बात की कोशिश नहीं की आप सत्ता में ना आए। आपने 400 का नारा दिया, हमने उस नारे को सहर्ष स्वीकार किया कि आपको 400 पार ले जाना है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बिगड़ी, ये व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सरकार आपकी थी और सिस्टम उनका था। इस सिस्टम को पढ़ने में आपके कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग विफल हुए। क्यों विफल हुए उसका भी कारण आपको मैं बताता हूँ। हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। क्यों आपने अन्य पार्टी के लोगों को, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको बुलाकर अपने यहाँ से टिकट दिया और उनको इलेक्शन लड़वाया? जो आपका कोर वोटर है, जो आपका विचारधारा का समर्थक है, जिसने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, आप निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की, आपको देश में अग्रणी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, आपने उस कार्यकर्ता की अनदेखी कर दी। ऐसा क्यों? क्या वो कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है जो दूसरी पार्टियों में आज तक बीजेपी को गाली देते रहे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए तो वो दूध के धुले हो गए? जो वॉशिंग मशीन का फार्मूला लोग कहते हैं, तो क्या वो सब कुछ सही है? और जो कोर वोटर, जो कोर कार्यकर्ता आपका सब कुछ निछावर करके आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता? तो मोदी जी, हम लोग आपके अपने हैं, हम आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। हम आपकी इंटीग्रिटी पे शक नहीं कर रहे, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, हम आपकी विचारधारा पे शक नहीं कर रहे, हम आपके विजन पे शक नहीं कर रहे, हम आपके मिशन पे शक नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी, जो बाहरी लोग आते हैं और फिर आके वो इस पार्टी में अपना हक जमाते हैं, तो जिस आदमी ने खून पसीना लगा के इस संगठन को बनाया है, जिसने निस्वार्थ भाव से इस संगठन के लिए काम किया है, उसको तकलीफ होती है। आपको इन चीज़ों पे भी विचार करना होगा। बीजेपी ने इस चुनाव से क्या सीख ली या क्या समझा, मैं इस देश का एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक की हैसियत से ये कहता हूँ कि शायद बीजेपी अब भी सबका साथ और सबका विश्वास चाहती है, जो कि होने वाला बिल्कुल नहीं है। देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है, इससे बीजेपी को क्या कोई फ़र्क पड़ता? मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता। अगर बीजेपी को फ़र्क पड़ता तो वो एक स्टैंड क्लियर करती 2024 के इलेक्शन को देख के कि हमें नहीं चाहिए मुसलमान सदस्य, हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। आपकी क्या रणनीति, क्या एजेंडा है, ये आप जानेंगे। हम इस चीज़ को नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप इस बात को मानते तो आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए अल्पसंख्यकों का वोट, हमें नहीं चाहिए देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का वोट, हमें केवल उनका वोट चाहिए जो हमारे समर्थक हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। बीजेपी को फ़र्क पड़ा? मैं मानता हूँ शायद नहीं पड़ा। जी हाँ, मैं एक स्पष्ट बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी को अभी भी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के अंतर्गत उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक नियम बनाया कि कम से कम जितनी सदस्यता हो उसके 5% लोग मुस्लिम होना चाहिए। 5% लोग। अगर आपके 5 करोड़ कार्यकर्ता बनते हैं इस सदस्यता अभियान में, तो आपको 25 लाख मुस्लिम सदस्य चाहिए। लेकिन क्या गारंटी उन 25 लाख मुस्लिम सदस्यों में से आपको 25 लोग भी वोट करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी, हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात से कुंठित हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें समस्या क्या है? समस्या कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अपने ही किले में दीमक को न्योता देना। ये लोग दीमक हैं। आप अपने ही किले में दीमक को न्योता देंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। दीमक सिर्फ और सिर्फ खोखला करती है अंदर से। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जड़ों को और दीवारों को। तो ये बात आपको समझना होगी कि इनको बुलाने का मतलब है अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को खोखला करना। आप लोगों को पद्मश्री दे रहे हैं, शांति दूतों को पद्मश्री दे रहे हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट क्या होता है कि सब कुछ करना लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना। क्या ये बात किसी मुसलमान को नहीं दिखाई दी होगी, या इतने बड़े मुस्लिम समुदाय में किसी को समझ में नहीं आया कि आप रशीदी जैसे आदमी को पद्मश्री देकर सम्मानित कर रहे हैं और उसके बाद वो लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं? उनकी केवल
एक विचारधारा है, आप उनको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ना मोदी जी, उनकी तो सिर्फ एक विचारधारा है, मोमिन और काफिर। जो इस्लाम को मानने वाला है वो मोमिन है, वो उनका अपना है, और जो इस्लाम की विचारधारा का समर्थन नहीं करता वो काफिर है। और गैर मुस्लिम और काफिर का इस्लाम में एक ही जगह है, या तो उसको इस्लाम कबूल करवा के मुसलमान बना लो, या उसकी गर्दन काट कर उसे ये समझा दो कि एक ही भगवान है जिसकी पूजा करनी, वो उनके खुद के सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह हैं, उनके अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। और आप चाहते हैं कि वो आपकी विचारधारा का समर्थन करें, आपके जो विज़न लेके आप चल रहे हैं उसका समर्थन करें। आप कहते हैं मुसलमान के एक बच्चे के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन वो जो मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं उनका कहना है बेटा एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में तुम्हारे तलवार होना चाहिए, ताकि जो भी काफिर आपको मिले आप उसकी गर्दन काट लें। और वो पिछले कई 100 सालों से ये बात कहते चले आ रहे हैं। जब से इस्लाम इस धरती पे आया है तब से वो इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जो इस्लाम को मानता है वो हमारा है, और जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, कैसे चलेगा मोदी जी? हम आपको अपना आदर्श मानते हैं, हम चाहते हैं कि, हम ये भी जानते हैं कि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। देश में जो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा लबादा या कह लीजिए एक बहुत बड़ा पर्दा टंगा हुआ है, जिसके परे कुछ हिंदू भी नहीं देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ना देखें, लेकिन मोदी जी कम से कम जो आप अपना राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला रहे हैं उसमें तो इस बात की कोशिश मत कीजिए कि मुसलमानों को भी सदस्य बनाया जाए। क्या मैं आपकी सोच पे, आपके विवेक पे किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से, जब आपने बीजेपी ज्वाइन की थी या आरएसएस ज्वाइन किया था, आपने उस समय याद कीजिए, उस समय आपकी विचारधारा, आपके मन में क्या उत्साह रहा होगा, आपके मन में क्या विश्वास रहा होगा, क्या आपकी भविष्य को लेकर संभावनाएं रही होंगी, क्या आपकी भविष्य को लेकर आशाएं रही होंगी? क्या आपने कभी सोचा होगा कि मुसलमानों को भी शामिल करना पड़ेगा? शायद सोचा हो, शायद, लेकिन क्या वास्तविकता यही थी? आप मुसलमानों को इतनी सुविधाएं, इतनी सहूलियतें देने के बाद भी, उनका हित सोचने के बाद भी, उन मुस्लिम औरतों को उस नर्क से बाहर, 3 तलाक जैसे नर्क से बाहर निकालने के बाद भी, क्या उन मुस्लिम औरतों ने आपका साथ दिया? नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद आप तीसरे टर्म में 240 पे ना अटके होते। नहीं दिया साथ, लेकिन फिर भी आप सबका साथ सबका विश्वास, आप कुछ मत कीजिए। आप अपने मुंह से भी नहीं कहिए कि मैं केवल हिंदुओं का लीडर हूं। अगर आप कह भी देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और संविधान में धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द इस तरीके से उसको एडजस्ट किया गया, उसको फिट किया गया है कि कोई भी राजनेता अगर ये बात बोलता है तो उसकी छवि पे धब्बा लग जाएगा। आप मत कहिए। आप जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो दैनिक क्रियाकलापों से आप देश को संदेश दे रहे हैं, वो ही देश को समझ में आ जाए तो वो ही बहुत है। समझने वालों के लिए आपके इशारे ही काफ़ी हैं। लेकिन मोदी जी, जब आप ये बात करते हैं कि आपको लोग अपने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत देश में कम से कम 5% आपके टोटल जो सदस्यता अभियान की गिनती होगी उसमें 5% आपको मुसलमान चाहिए, बस यहाँ पे आके दुविधा उत्पन्न होती है। और एक साधारण, एक बिल्कुल आम आदमी जो महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को मुद्दा ना मानकर केवल हिंदुत्व की विचारधारा को मुद्दा मानता है और हिंदुत्व की विचारधारा को जीना चाहता है, उसका समर्थन करना चाहता है, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहता है, लेकिन जब उसके सामने ये बात आती है कि हम मुसलमानों को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसका मनोबल टूट जाता है, उसका आत्मबल टूट जाता है। फिर वो ये सोचने की कोशिश करता है कि आप में और कांग्रेस में फ़र्क क्या रह जाएगा। हो सकता है इसके पीछे आपकी कोई ऐसी रणनीति हो जो अभी आम
जनता को या आम नागरिक को समझ में ना आ रही हो। लेकिन जो आम जनता, आम नागरिक, जो परसेप्शन बनता है, जो नैरेटिव बनता है, उसको जीती है, ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करती है। आप एक चीज़ से क्यों नहीं समझते? आप पूरे देश को संबोधित करते हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक गली मोहल्ले की मस्जिद में बैठा हुआ पीर मौलाना मौलवी मुल्ला जब आह्वान कर देता है उस मस्जिद से, उस मज़ार से, कि आपको फलानी पार्टी को, यानी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा का समर्थक जो लोग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हों, उनको वोट नहीं करना है। और जो सेकुलर है और जो हमारी विचारधारा का समर्थक है, जो हमारे लिए खड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बस बीजेपी के खिलाफ उसको बोलना आता हो, बीजेपी की बुराई करना उसको आता हो, बीजेपी की विचारधारा का विरोध करना उसको आता हो, आप उसको वोट करेंगे, भले ही वो मुसलमान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो केवल अभी से मुसलमानों को ही अपना नेता मानने लगेंगे तो जो संख्या बल है उनका वो कैसे बढ़ेगा, उनकी पोल पट्टी खुल के लोगों के सामने आ जाएगी। इसलिए वो कई जगह हिंदुओं को भी जिता देते हैं, ऐसी पार्टी के लोगों को भी जिता देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर, आंखों पे पट्टी बांधकर मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदू विरोधी बात करते हैं, तो इसलिए उनको जिताया जाता है। तो उनका सिंगल टारगेटेड एजेंडा है कि आपको सब कुछ करना है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना है। और हम बात करते हैं कि हमें सबका साथ और सबका विकास चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी विचारधारा का ये लोग समर्थन करते हैं। ठीक, अगर इसी प्रकार का सेकुलर माहौल बना रहा इस देश में, और जो कुछ दिन पहले जेएनयू में नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब स्थिति ऐसी होगी। क्योंकि हिंदू केवल 7% बढ़ा है और इसके बावजूद मुसलमान कहाँ पहुँच गया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी। आज़ादी के समय पे जो 3% थे आज वो 25% होने जा रहे हैं, और जो 95% थे वो घट के 75% पे आ गए हैं। तो ये बातें बताने समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बस आपसे इतना ही अनुरोध है, आपसे इतना ही एक आम नागरिक होने के नाते आपसे एक तरीके का मेरा अनुरोध है कि आप सब कुछ कीजिए, आप पूरा अपना संवैधानिक पद का निर्वहन कीजिए। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पूरी देश की जनसंख्या आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाइए। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हिंदुत्ववादी विचारधारा की मशाल को लेकर चलने वाले सबसे बड़े प्रहरी हैं। और उसी बात को योगी जी को मैं कहना चाहूँगा कि वो भी, हालांकि वो इस बातों में नहीं फंसते, उनका बिल्कुल सीधा डायलॉग है, ऑन द स्पॉट उनकी डायलॉग डिलीवरी है कि मैं किसी को खुश करने के लिए अपने आप को नहीं बदलूँगा। और यही उनकी, कह लीजिए कि कोर पावर है, या कह लीजिए कि एक ब्रांड की जो कोर इमेज होती है वो उनकी इमेज है कि वो किसी को खुश करने के लिए अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। तो मैं ये जानता हूँ मोदी जी, आप भी किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ सबके सामने होती हैं, आपके सामने भी हैं। लेकिन कम से कम इस बात को तो मानिए कि ये मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा, किसी हाल नहीं करेगा। आप इनको अपना बनाने में लगे हुए हो, लेकिन ये लोग आपको अपना मान ही तो नहीं रहे हैं। कुछ चटुकारों ने, कुछ सत्ता के दलालों ने, कुछ अपना निजी हित साधने वाले नेताओं ने इस देश में ऐसा माहौल बना दिया कि आज देश एक आंतरिक
कलह की कगार पे खड़ा है, आंतरिक जिसको कहना चाहिए गृह युद्ध की कगार पे खड़ा है। और जो एक माहौल बंटवारे के समय बना हुआ था, जिस प्रकार का माहौल, उसी प्रकार का माहौल कुछ कुछ आज इस देश में बना हुआ है। और धीरे धीरे लोग उसको हवा दे रहे हैं कि भारत को या तो इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए या भारत में एक और इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। अभी मैं एक दिन इंटरव्यू में भी सुन रहा था कश्मीर के, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ भी मैं सुन रहा था कि एक वक्ता, उसका नाम क्या भाटी करके कुछ है, बकार भट्टी, उसने कहा कि कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है। इतना बोलने वाले को तो गोली मार देनी चाहिए। जो ये कहे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है कश्मीर, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत कि वो ऑनलाइन नेशनल मीडिया पर बैठकर ये बात कह रहा है कि कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है। तो आप किस विचारधारा को पालना चाह रहे हैं मोदी जी? आप किन लोगों से समर्थन मांग रहे हैं? आप किन लोगों को अपना समर्थक बनाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? ये कोई आपकी बात सुनने वाले नहीं, कोई बात आपकी मानने वाले नहीं है। ये केवल वही मानेंगे जो एक मस्जिद में बैठे हुए मुल्ला मौलवी ये बोलेंगे, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। तो अगर इस अंक में मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो श्रोतागण उसे क्षमा करें। बाकी आज के इस अंक में इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।